अब हम आते हैं अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज। अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज, अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज का मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जहां पर इनकम की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कमाएंगे तो देंगे, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा देंगे, जितना कम कमाएंगे उतना कम देंगे। इसका मतलब सर्टेनिटी यहां पर नहीं है, बट रिस्क है। रिस्क है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवॉर्ड भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटीज में सबसे पहला जो आता है दैट इज इक्विटी शेयर्स। दैट इज इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पता है शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं जो आपको किसी कंपनी में ऑनरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब आप शेयर खरीद के उस कंपनी के उतने पोर्शन के ऑनर बन जाते हो, और जितना उस कंपनी का प्रॉफिट होता है वो सभी शेयर होल्डर में इक्वली अगर डिवाइड हो रहा है तो जितने आपके पास शेयर हैं उतने प्रपोर्शन के लिए आपको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको कूपन नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स पे आपको कूपन नहीं मिलता, इस पे आपको डिविडेंड मिलता है। इस पे आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। The share of a company pay dividend every 6 months, with the next dividend being due in exactly 2 month time. अब आप बोलोगे जब 6 महीने बाद डिविडेंड आता है तो अगला डिविडेंड 2 महीने बाद क्यों आ जाएगा? जरूरी थोड़ी कि आपने डिविडेंड की डेट वाले दिन खरीदा होगा। हो सकता है आपने एक डिविडेंड की पेमेंट हुई, उसके 4 महीने बाद आप खरीदने गए, तो अब आपको ये थोड़ी कहेंगे नहीं जी हम तो आपने जब खरीदा ना उसके 6 महीने बाद आपको डिविडेंड देंगे। नहीं, डिविडेंड की डेट फिक्स है, बट आपने उस डिविडेंड की डेट से 2 महीने पहले खरीद लिया तो पहली बार आपको डिविडेंड 2 महीने बाद मिल जाएगा, बट उसके बाद हर 6 महीने बाद ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी फर्स्ट डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सी डेट को खरीदा है और उस डेट में और डिविडेंड की पेमेंट डेट में कितने का गैप है। तो पहला डिविडेंड 2 महीने बाद आ जाएगा, उसके बाद तो फिर हर 6 महीने बाद आना है, तो 8 महीने बाद आएगा, फिर 1 साल 2 महीने बाद आएगा, फिर 1 साल 8 महीने बाद आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट डिविडेंड जो है कितना एक्सपेक्टेड है? 32 रुपए का एक्सपेक्टेड है। और ईच हाफ ईयरली डिविडेंड पेमेंट, ईच हाफ ईयरली पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कंपाउंड रेट ऑफ 4% पर एनम। 4% नॉट हाफ ईयरली, 4% पर एनम फ्रॉम द लेवल ऑफ 32। यानी अगला जो डिविडेंड आएगा वो 4% के हिसाब से 6 महीने के लिए बढ़ के आएगा। फिर अगला जो आएगा 4% के हिसाब से और 6 महीने के लिए बढ़ के आएगा तो 1 हो जाएगा। अगला जो आएगा 32 इंटू 1.04 रेज़्ड टू पावर 1.5, इस तरह से बढ़ के आते रहेंगे। अच्छा, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन परपेचुटी, यानी कि नो रिडम्पशन। शेयर्स का वैसे भी कभी रिडम्पशन नहीं होता है, आप अपनी मुसीबत दूसरे के गले डालते हो, यानी कि आप अपने शेयर दूसरे को बेच देते हो। ठीक है, और फिर आपके बदले में डिविडेंड उनको आना शुरू हो जाता है, बट शेयर्स कभी भी रिडम्पशन नॉर्मली नहीं होता है। मैंने वर्ड नॉर्मली बोला है बिकॉज कई बार कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा कैश आ जाता है ना तो वो उसको बाय बैक कर लेते हैं। बाय बैक मतलब कुछ शेयर मार्केट से उठा के कैंसिल कर देते हैं। उससे फायदा क्या रहता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है वो कम लोगों में डिवाइड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मिलेगा पैसा। उन्हीं के पैसे से भाई प्रॉफिट में से ही बजाय सारा बांटने के कुछ शेयर्स उठा के कैंसिल करती है ताकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाएं। ठीक है, मतलब वो ये सारा CB1 का पार्ट है, हम इस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे। बस ये मैंने बता दिया आपको कि शेयर्स यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली रिडम्पशन शेयर्स का नहीं होता, आप अपने शेयर्स को किसी दूसरे को बेच देते हो बस। इनकम टैक्स कितना है? 20% है, तो आपको 32 पूरा थोड़ी आएगा। 32 इंटू 0.8 यानी कि 1 माइनस 0.2, तो पहला आपको आएगा 32 इंटू 0.8, फिर 32 इंटू 1.04, पहला आएगा 32 इंटू 0.8, नेक्स्ट आएगा 32 इंटू 1.04 की पावर हाफ इंटू 0.8। ये 0.8 कहां से आ रहा है? 1 माइनस 0.2 कर रहा हूं मैं, 20% टैक्स है ना। अब मुझे इसकी यील्ड निकालनी है 9% पे,
तो मैं क्या करूं, 32 इंटू 0.8, चलो ये तो मैं बार बार इसको 0.8 लिखने के झंझट से बच जाऊंगा। 32 इंटू 0.8 कर लेता हूं, 25.6। सो पहला 25.6 आएगा 2 महीने बाद, अगला 25.6 इंटू 1.04 पावर हाफ आएगा 8 महीने के बाद, अगला 25.6 इंटू 1.04 पावर 1 जो आएगा वो आएगा 1 साल 2 महीने के बाद, प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। वाई इंफिनिटी? बिकॉज इट इज केस ऑफ परपेचुटी। इसमें से 25.6 v पावर 2/12 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 प्लस 1.04 v पावर हाफ प्लस 1.04 v की पावर 1 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, दैट इज 25.6 इंटू v पावर 2/12 a अपॉन 1 माइनस r, sum of infinite terms of GP is a upon 1 minus r। बस इसमें सारी कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 9% कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द केस ऑफ अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटी, जिसमें कि फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया शेयर्स का। शेयर्स में ही और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब आप शेयर खरीदते हो तो कई बार शेयर खरीदते टाइम आपको बोला जाता है कि ये शेयर आपको एक्स डिविडेंड मिल रहा है। एक्स डिविडेंड का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, और आप झंडा लेके खड़े हो जाते हो, भाई डिविडेंड के लिए तो शेयर खरीद रहे थे, जब डिविडेंड ही एक्सक्लूड कर दोगे तो किस काम का शेयर। वो कहते सर डिविडेंड एक्सक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही डिविडेंड नहीं मिलेगा, बस जो अभी आने वाला डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा। वो कहता है ऐसा क्यों भाई? कहते सर ऐसा है, जो प्राइस होता है, प्राइस क्या होता है? प्राइस हमने कैसे निकाला? प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। हमने ये निकाला ना इससे पिछले क्वेश्चन में कि जितने फ्यूचर में डिविडेंड आने हैं परपेचुटी में, उन सब का प्राइस प्रेजेंट वैल्यू जो होते हैं उसको हम प्राइस कहते हैं। तो एक्स डिविडेंड का मतलब होता है कि कई बार ना ये डिविडेंड के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डिविडेंड रिकॉर्ड रखना, क्योंकि देखो मैंने अगर आज शेयर खरीदा है, मुझे पता है कि डिविडेंड आने वाला है, मैंने शेयर खरीद लिया, मालूम चले कि मैं जब तक अपने नाम पे ट्रांसफर करवाऊं उससे पहले पहले ही कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये ना मतलब पहले होता था ये बात कि मैं खरीदूंगा, अगर मान लो मैंने किसी से शेयर खरीदे, मेरे ब्रोकर के पास शेयर सर्टिफिकेट आता था, वो शेयर सर्टिफिकेट जो आएगा वो फिर क्या होता था, एक ट्रांसफर डीड बनती थी, फिर ट्रांसफर डीड वो कस्टमर साइन करता था, मैं अपने साइन करता था, शेयर सर्टिफिकेट के साथ में ट्रांसफर डीड कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाती थी, वहां फिर वो अपने रजिस्टर के अंदर उस बंदे का नाम, उस शेयर होल्डर का नाम हटा के मेरा नाम चढ़ा देते थे। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था, मतलब 15 से 20 दिन लग जाते थे शेयर्स को ट्रांसफर होने में, और पता लगे इतने दिन के अंदर ही कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं इस उम्मीद पे था कि डिविडेंड मुझे आएगा, और चला गया सेलर के घर पे, चला गया डिविडेंड का चेक सेलर के घर पे। मैं उसके घर पे जाऊंगा, पहली बात हो सकता है मैं उसको जानता भी ना हूं, क्योंकि मैंने तो ब्रोकर के थ्रू खरीदा है। मैं ब्रोकर को बोलूंगा, वो कहता सर आपने 1 दिन डिले कर दिया, ठीक है, आपने टाइम पे नहीं भेजा इसलिए डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है कि आप एक, जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट की आपने, आप एक डेट बता दो कि यहां तक की डेट के पहले वाले जो शेयर जिनके नाम पे शेयर होंगे ना, हम उन्हीं को डिविडेंड देंगे। यानी कि ये जो डेट डिसाइड हुई ये एक्स डिविडेंड की डेट हो गई, ये एक्स डिविडेंड की डेट हो गई। यानी कि जो भी बंदा शेयर खरीदे वो ये मान के चले कि उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा ये वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिलना है तो मैं उस डिविडेंड के लिए पे भी नहीं करूंगा। तो अगर मान लो मैं डिविडेंड के लिए पे कर रहा था, पहला डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड, तीसरा डिविडेंड, और मुझे बोला जाए पहला आपको नहीं मिलेगा,
तो ऑब्वियसली बात है मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू को अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं करूंगा। और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर नहीं करूंगा तो ये जो एक कैश फ्लो था इसके प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट से प्राइस जो है कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई शेयर एक्स डिविडेंड होता है ना, जिस दिन वो एक्स डिविडेंड होता है वो डिविडेंड के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट से उसका मार्केट प्राइस जो है ना कम हो जाता है। क्योंकि उस डेट से पहले तक लोग इसको भी कंसिडर कर रहे थे अपनी कैलकुलेशन के अंदर। जैसे ही एक्स डिविडेंड आया ये वाला तो अमाउंट था ये कंसिडर होना बंद हो गया, और जैसे ही एक कैश फ्लो उसमें से कम हुआ तो उन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होते ही उसका जो मार्केट प्राइस है वो उस डिविडेंड के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। एंड नॉर्मली मैंने आपको ये वर्ड बोला कि शेयर का मार्केट प्राइस डिविडेंड के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू जो निकलेगी उतने अमाउंट से कम हो जाता है। बट नॉर्मली जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है ना वो ये देखा है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एक्स डिविडेंड होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में 2 रुपए अगर एक्स डिविडेंड है, 2 रुपए का डिविडेंड है, 2 रुपए की मैं प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करूंगा अभी तो क्या आ जाएगी, 1.9 आ जाएगी, 1.8 मतलब 1.95 आ जाएगी, 1.96 आ जाएगी, इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होता है ना, जैसे ही शेयर एक्स डिविडेंड होता है ना उस दिन उतने अमाउंट से, डिविडेंड के अमाउंट से शेयर का प्राइस मार्केट में गिर जाता है। ठीक है। यानी वो टाइम वैल्यू को कंसिडर नॉर्मली नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। एक हफ्ते के लिए इतने छोटे अमाउंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के डिविडेंड के ऊपर 2 पैसे 3 पैसे का अगर इंटरेस्ट मिलता भी है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, एंड नॉर्मली डिविडेंड के अमाउंट से ही उसका प्राइस गिर जाता है। बट थ्योरेटिकली मैं फिर से बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली डिविडेंड के अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट से शेयर का प्राइस गिरना चाहिए। इसको एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 7 एक बार पढ़ लो। ए यूएस इन्वेस्टर हु इज टैक्स एट 25% ऑन इनकम, तो इनकम टैक्स का रेट है 25% का, हैज जस्ट परचेज 500 शेयर्स इन ए स्मॉल एजुकेशन कंपनी एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड उसको जो वेरी फर्स्ट जो नेक्स्ट डिविडेंड आने वाला है ना वो नहीं मिलेगा उसको। डिविडेंड्स आर पेड एनुअली, नॉर्मली एनुअली पे होते हैं, बट नेक्स्ट डिविडेंड इज पे ड्यू इन 2 मंथ टाइम। यानी जब अब नेक्स्ट डिविडेंड आने वाला है ना वो 2 महीने बाद आने वाला है, बट ये वाला डिविडेंड इसको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने शेयर को एक्स डिविडेंड खरीदा है। पिछला डिविडेंड जो आया था, यानी 2 महीने बाद डिविडेंड पहला आना है, उससे 1 साल पहले, यानी कि अगर आज मैं 0 मानूं तो उससे 1 साल पहले मतलब -10 मंथ पे। समझ आई बात? आज से 2 महीने बाद डिविडेंड आना है। ठीक है। एंड एनुअल डिविडेंड आता है, तो पिछला डिविडेंड आज से 10 महीने पहले ही आया होगा ना। पिछला डिविडेंड उसने बोला 20 आया था, उससे हमें क्या मतलब है, वो तो हमें मिलना ही नहीं है, क्योंकि तब तो हमारे पास शेयर था ही नहीं। और डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 6% से बढ़ने से। ठीक है। तो अगला डिविडेंड जो आएगा 20 इंटू 1.06 पावर 1 आएगा। इसमें से 25% टैक्स कट जाएगा तो 0.75 का आएगा। बट इसके लिए भी हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिविडेंड भी हमें मिलेगा नहीं। बट इसका फायदा क्या होगा कि इसके बाद जो डिविडेंड आएंगे 1 या 2 मंथ पे जो डिविडेंड आएगा 20 इंटू 1.06 का स्क्वायर इंटू 0.75 का डिविडेंड आएगा। फिर 2 या 2 मंथ पे जो डिविडेंड आएगा 20 इंटू 1.06 का क्यूब इंटू 0.75 का आएगा। ठीक है। कुछ ऐसा बोला है कितने कुछ साल के बाद उसने शेयर बेच देने हो? नहीं, इनफाइनाइट है। इसको नहीं कंसिडर करना क्योंकि ये हमारे पास उस टाइम शेयर था ही नहीं। इसको नहीं कंसिडर करना क्योंकि एक्स डिविडेंड होने की वजह से ये डिविडेंड हमें मिलने वाला है नहीं। तो हमें जो प्राइस निकालना है, देखो 500 शेयर हैं, मैं तो प्राइस पर शेयर निकाल लेता हूं, बाद में 500 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। प्राइस पर शेयर 20 इंटू 0.75 इज 15, 15 इंटू 1.06 का स्क्वायर वी रेस्ट पावर 1 ईयर 2 मंथ, 15 इंटू 1.06 का क्यूब इंटू वी रेस्ट पावर 2 मंथ,
so on. 15 कॉमन, 1.06 पावर 2 कॉमन, v पावर 1 मंथ कॉमन, बचा 1 प्लस 1.06 v पावर 1, 1.06 का स्क्वायर v पावर 2 प्लस so on till infinity. So this is nothing but 15 into 1.06 का स्क्वायर v की पावर 1 year 1 month a upon 1 minus r. होल कैलकुलेशन कौन से रेट पे? 10% पे. सारी कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 10% कर लो तो ये आपका प्राइस ऑफ 1 शेयर आ जाएगा. फिर 500 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर कर लेना तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल आएगी कि उसको टोटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हो जाएगा. ये तो कैटेगरी हो गई अनसर्टेन इनकम सिक्योरिटी में पहला, यानी कि इक्विटी या शेयर्स. चैप्टर का नाम क्या था? बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड प्रॉपर्टी. बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया. अब आते हैं प्रॉपर्टी पे. देखो प्रॉपर्टी के केस में दो चीजें होंगी. प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है वो रेंट की फॉर्म में आती है, और एक हमें प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है. ठीक. तो अगर हमें किसी प्रॉपर्टी का प्राइस निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल पेमेंट निकालेंगे, क्योंकि जो जो भी आने वाला है उससे रेंट आने वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल पेमेंट प्लस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जितने की आप प्रॉपर्टी बेचोगे, ठीक है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू. तो वो प्रॉपर्टी का फिर आज का प्राइस हो जाता है. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ए प्रॉपर्टी हम एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी. जैसे मान लो मैंने किसी से एक बिल्डिंग लीज पे ले ली, 10 साल के लिए ली है, तो 10 साल बाद तो वापस करनी पड़ेगी, तो बेचूंगा नहीं मैं उसको. अब उस बिल्डिंग को लेके मैंने लीज पे उसमें छोटे छोटे ऑफिस बना दिए, या मैंने वो बना दिया जो को ऑफिस स्पेस होता है वो बना दिया, और उसमें लोगों को रेंट पे पर सीट के हिसाब से देना शुरू कर दिया. तो मुझे एक रेंट तो देना है और एक रेंट मुझे आ रहा है. तो मुझे बोला गया कि आप लमसम हमें इतने पैसे, कितने पैसे दोगे ताकि आपको जो है इतना इतना, मतलब रेंटल जो है इतना इतना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि कितना कितना मैं जो रेंट रिसीव हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम मैं उतने पैसे उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए देने को तैयार हो जाऊंगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग ए प्रॉपर्टी एंड बाइंग ए प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट. बाइंग ए प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, जिसको कि आप एट द एंड ऑफ द टेन्योर या कभी भी चाहो तो बेच सकते हो. प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती. जब आपका लीज खत्म होगा आपको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी. ठीक है. चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन देखिए जरा. रेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ ए 50 ईयर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट. 50 साल का प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट है. अगले 5 साल के लिए जो रेंट है 5,000 रुपए पर मंथ है, यानी 60,000 पर एनम का है. Thereafter the rent will increase by 30% every 5 year. हर 5 साल के बाद 30% रेंट बढ़ा दिया जाएगा. तो 5 साल के बाद इतना हो जाएगा. 10 से 15 के बीच में रेंट जो है 60,000 इंटू 1.30 की पावर 1-2 हो जाएगा. आपको लग रहा होगा मैंने यहां पर पावर 5 क्यों नहीं किया, मैंने पावर 1 क्यों किया है. देखो ध्यान से सुनो जरा. 30% एवरी 5 ईयर बोला है या 30% पर एनम बोला है? टोटल 30% बढ़ाने की बात हो रही है. ये बात नहीं हो रही कि हर साल 30% बढ़ना है और 5 साल बाद इकट्ठा 30% के हिसाब से 5 साल का इकट्ठा किराया बढ़ा देंगे. ऐसा नहीं करे. 30% ही बढ़ना है. हो सकता है इसकी जगह ये दिया होता 5% पर एनम या 5% कंपाउंड, 5% पर एनम एवरी 5 ईयर. अगर ये बोला होता कि रेंट विल इंक्रीज बाय 5% पर एनम एवरी 5 ईयर, तो सीधा सीधा 5 साल के बाद हम रेंट क्या कर देते, हम कर देते
60,000 इंटू 1.05 रेज टू पावर 5। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, लोग किराया इस तरह से बढ़वाते हैं ना। वो बंदे ने बोला जी या तो हर साल में 5% बढ़ाऊंगा तो 5 साल में बढ़ेगा 25%, या फिर मैं आपका 25% 5 साल में इकट्ठा बढ़ा दूंगा। तो हमने बोला 5 साल में इकट्ठा बढ़ा दियो। क्यों? 5 साल तक तो जान छूटेगी, 5 साल तक तो नहीं बढ़ा हुआ देना पड़ेगा ना किराया। और वैसे भी 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड करूं तो 5 साल में पैसा जो रेंट बढ़ता है वो बढ़ता है 1.05 रेज टू पावर 5। रेंट बढ़ता 27.62%, बट वो तो 25% ही बढ़ा रहा है। तो मेरे लिए 5 साल बाद इकट्ठा बढ़वाना ज्यादा बेटर है। आफ्टर 50 years प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू सेल एट ए प्राइस। कितने की प्रॉपर्टी बिकेगी? मान लो आज आपने ₹P की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो ये बिकेगी कितने की? ₹P वाली प्रॉपर्टी 7% के हिसाब से 50 साल के बाद इंक्रीज होके बिक जाएगी। यानी इसका जो बिकने का प्राइस है वो ये है कि आज के प्राइस को 7% के हिसाब से 50 ईयर्स के लिए कंपाउंड कर लो, उतने की बिक जाएगी है। What price would be paid for the property in order to achieve a yield of 8%? 8% की yield चाहिए। ठीक है, तो आज का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? प्राइस होगा 60,000 इंटू A5 पेबल 12 टाइम्स। अब यहां पर ना एक बात आती है, यहां पर मैं A ड्यू लिखूं या A लिखूं? बताइए, यहां पर मैं ए ड्यू लिखूं या ए लिखूं? देखो, लॉजिक ये कहता है क्योंकि ये रेंट है, लॉजिक ये कहता है क्योंकि ये रेंट है तो रेंट शुड बी पेबल इन एडवांस, तो इसलिए ए ड्यू होना चाहिए था। ठीक है, ए ड्यू होना चाहिए था। बट पॉसिबिलिटी इस बात की भी हो सकती है कि हो सकता है कि अगर इस क्वेश्चन का अगर मान लो एग्जाम में आप देखो और एग्जामिनर रिपोर्ट देखो आप, तो हो सकता है उन्होंने ऑर्डिनरी लिया हो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे केस में ना ये होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि रेंट जो होता है ना वो एडवांस में पेबल होता है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि जैसे मैंने कोई सिक्योरिटी दे रखी है ऑलरेडी और मुझे बोला जाए हर महीने के एंड पे रेंट दे देना, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बट यहां कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि रेंट जो है वो एडवांस में ही पेबल है। 60,000 इंटू 1.30, ए ड्यू 512 बी पावर 5, 60,000 इंटू 1.30 का स्क्वायर, ए ड्यू 512 बी पावर 10 प्लस सो ऑन, 60,000 इंटू 1.30 पावर 9, 45 से 50 के बीच में इतना रेंट हो जाएगा। ए ड्यू 5 पेबल 12 टाइम्स इंटू वी पावर 45। आप बोलोगे 9 आपने कैसे लिख लिया? मैंने सीधा देखा, अगर पावर 5 यहाँ 5 साल पे किराया देख रहा हूं तो पावर 1 है, 10 पे देख रहा हूं तो 2 है, 15 पे 3 है, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 45 पे रेंट कितना हो जाएगा? 5 के मल्टीपल के हिसाब से पावर 9 हो जाएगा। प्लस में ₹P इंटू 1.07 पावर 50, दिस इज अ सेल प्राइस, जो कि मिलना कब है? मिलना है 50 साल के बाद। अब क्या करेंगे? P वाली टर्म्स को हम ले जाएंगे एक तरफ, इसमें से 60,000 कॉमन ले लेंगे, ए ड्यू 512 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1.30 V5 प्लस सो ऑन 1.30 पावर 9, तो V पावर 5 पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 टर्म्स की जीपी बन गई। होल कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 8% कर लोगे आप। ठीक है, इधर से P कॉमन लोगे, 1.07 V की पावर 50 इज इक्वल टू ऑल दिस। इसको इधर लाके डिवाइड करोगे तो आपका इस प्रॉपर्टी का प्राइस निकल आएगा। ठीक है जी।